स्वागत है आपका इकोन एजुआवर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण। अब देखते हैं गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के कौन कौन से नियम हैं, जिनमें पहला नियम है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और दूसरा नियम है समसीमांत उपयोगिता नियम। तो शुरू में देखते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम किसे कहते हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को आवश्यकता संतुष्टि का नियम भी कहा जाता है। यह संतुष्टि का आधारभूत और सार्वभौमिक नियम है, यानी कि यह हर वस्तु के उपभोग पर लागू होता है और हर स्थान पर लागू होता है। इसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, गोसेन का प्रथम नियम कौन सा है। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु की लगातार अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग किया जाता है तब प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। यानी कि हम किसी वस्तु की इकाइयों का लगातार उपभोग कर रहे हैं, मतलब एक इकाई का उपभोग किया, उसके बाद दूसरी इकाई का, फिर तीसरी इकाई का, तो हम जैसे जैसे अगली इकाई का उपभोग करते जाते हैं उस अगली इकाई से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो पिछली वाली इकाई की तुलना में घटती जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, ये सीमांत उपयोगिता क्यों घटती है? क्योंकि हम जानते हैं जो उपयोगिता होती है वो इच्छा की तीव्रता का फलन होती है। तो अब हमने उपभोग शुरू किया, तो जैसे जैसे हम उपभोग बढ़ाते हैं तो अपना जो उस वस्तु के प्रति जो इच्छा की तीव्रता है वो कम होती जाती है। तो उस वस्तु के प्रति जो इच्छा की तीव्रता कम होती जाएगी तो उसके लिए सीमांत उपयोगिता भी कम होती जाएगी, इसलिए सीमांत उपयोगिता घटती भी होती है। अब ये जो सीमांत उपयोगिता घट रही है तो इसके लिए कुछ शर्तें हैं कि ये शर्तें अगर पूरी होती हैं तभी सीमांत उपयोगिता घटती हुई प्राप्त होगी। तो देखते हैं कौन कौन सी शर्तें हैं। पहली शर्त है वस्तु का उपभोग लगातार हो, यानी कि वस्तु की इकाइयाँ जो हम उपभोग कर रहे हैं वो इकाई लगातार उपभोग की जानी चाहिए। जैसे पहली इकाई का उपभोग किया, उसके तुरंत बाद दूसरी इकाई का उपभोग किया, क्योंकि अगर उनके बीच में एक समय अंतराल आ जाता है, गैप रह जाता है, तो इससे सीमांत उपयोगिता घटने की बजाय बढ़ भी सकती है। जैसे मान लीजिए हमने एक रसगुल्ला सुबह खाया, फिर दूसरा रसगुल्ला हम दोपहर में खाते हैं, तो हमारी उस रसगुल्ले से प्राप्त होने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो घटने की बजाय बढ़ भी सकती है ना, या समान भी रह सकती है। तो वो जो उपभोग है वो लगातार होना चाहिए। वस्तु की इकाइयाँ पर्याप्त आकार की हों, यानी कि जो वस्तु हम उपभोग कर रहे हैं उसकी इकाइयों का आकार एक पर्याप्त होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम नमकीन का उपभोग करते हैं, अब नमकीन का अगर एक एक दाना अपन खाते हैं तो उससे क्या होगा कि जो नमकीन से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता है वो घटने के बजाय बढ़ जाएगी, क्योंकि हम नमकीन का एक छोटा सा दाना मुंह में लेंगे तो उसका जो चटपटा स्वाद आएगा तो उससे अपनी जो इच्छा की तीव्रता है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी जो अगली इकाई पाने के लिए। तो इसलिए वस्तु की इकाइयों का आकार एक पर्याप्त आकार का होना चाहिए, मतलब ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। अगली शर्त है वस्तु की सभी इकाइयाँ समरूप होनी चाहिए, यानी कि जिस वस्तु का अपन उपभोग कर रहे हैं उसकी जो इकाइयाँ हैं वो एकदम समरूप होनी चाहिए, जिसमें उसकी क्वालिटी, आकार, उसका स्वाद जो भी है वो एकदम सेम टू सेम होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए पहली इकाई का उपभोग हमने किया, अब दूसरी इकाई उससे ज़्यादा बेस्ट है ना, उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है, उससे ज़्यादा स्वाद है, तो अपना क्या होगा कि जो सीमांत उपयोगिता है वो दूसरी इकाई की घटने की बजाय उल्टी बढ़ जाएगी। तो इसलिए जो इकाइयाँ अपन उपभोग कर रहे हैं वो इकाइयाँ क्या होनी चाहिए, समरूप होनी चाहिए। फिर अगली शर्त है वस्तु की उपलब्ध स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहें। जैसे हम चाय का उपभोग कर रहे हैं, तो अगर चाय की स्थानापन्न वस्तु कॉफ़ी है तो कॉफ़ी की कीमत कम हो जाती है, तो उपभोक्ता उस चाय को छोड़कर कॉफ़ी की तरफ चला जाएगा, यानी कि उस चाय में उसकी सीमांत उपयोगिता है वो ख़त्म हो जाएगी, है ना, और वो सीधा कॉफ़ी का उपभोग करने चला जाएगा। तो इसलिए माना गया है कि स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहें। अगली शर्त है उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे मान लीजिए अपन कोई संगीत सुनते हैं, अब उस संगीत से हमें काफ़ी अच्छा लगाव हो जाए कि वो अपना पसंदीदा हो और उसमें रुचि अपनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हम क्या करते हैं उसको लगातार उसी संगीत को सुनते हैं, रोज़ाना उसी संगीत को सुनते हैं। तो उससे इसका मतलब क्या है कि सीमांत उपयोगिता घटने की बजाय उल्टी बढ़ गई।
या फिर अपना टेस्ट ही चेंज हो जाए। जैसे हम मान लीजिए काजू कतली खाते हैं, अब काजू कतली हमें अच्छी लगनी बंद हो जाए तो हम क्या करेंगे, उसका उपभोग ही बंद कर देंगे, तो उसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो ख़त्म ही हो जाएगी। ठीक है, इसलिए जो उपभोक्ता की रुचि फैशन है उनमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। या मान लीजिए आय है, तो उपभोक्ता की अगर आय बढ़ जाती है तो उपभोक्ता पहले से ज़्यादा वस्तु खरीद लेगा। ठीक है, तो ये सब स्थिर रहना चाहिए। अगली शर्त है, एक समय विशेष पर व्यक्ति की एक ही आवश्यकता का अध्ययन किया जा सकता है। यानी कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में जो वस्तु का अध्ययन किया जाता है वो एक ही वस्तु हो सकती है, क्योंकि हम एक ही वस्तु की सीमांत उपयोगिता का अध्ययन करते हैं। फिर अगली शर्त है, वस्तु अविभाज्य नहीं होनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए हम कार को लेते हैं, तो कार एक बहुत बड़ी इकाई है, हम उसको छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित नहीं कर सकते। तो अगर कोई व्यक्ति एक कार खरीदता है तो उसकी संतुष्टि तो वहीं पर पूरी हो जाती है, उसकी वो अगली इकाई का उपभोग नहीं करेगा। तो इसलिए वस्तुएं क्या होनी चाहिए, विभाज्य होनी चाहिए, जिनको हम पर्याप्त आकार की इकाइयों में बांट सकें। फिर आगे देखते हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का महत्व। घटती हुई सीमांत उपयोगिता को ध्यान में रखकर उत्पादक वस्तुओं की डिजाइन, नमूनों व पैकिंग में परिवर्तन करते हैं। जब किसी वस्तु के प्रति उपभोक्ताओं की सीमांत उपयोगिता घटने लग जाती है, तब उत्पादक क्या करते हैं, उस वस्तु में कुछ परिवर्तन कर देते हैं, जिससे उपभोक्ताओं की रुचि वापस से उस वस्तु में जागृत हो जाए और उस वस्तु के लिए सीमांत उपयोगिता बढ़ जाए। अगला महत्व है इसका, जल हीरा विरोधाभास की व्याख्या करने में, जिसको वाटर डायमंड पैराडॉक्स बोलते हैं। तो ये जो उदाहरण है वो सबसे पहले एडम स्मिथ ने दिया था, ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। ये जो पैराडॉक्स है वो क्या है कि जो पानी होता है वो इतना ज़रूरी होता है, लेकिन उसकी कीमत इतनी कम होती है, जबकि हीरा कोई ज़रूरी वस्तु नहीं है, फिर भी उसकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इस विरोधाभास का हल सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की सहायता से किया जा सकता है, क्योंकि जो जल होता है, जल की मात्रा बहुत अधिक है ना, तो इसकी पूर्ति बहुत ज़्यादा है। तो हम जानते हैं कि जिस वस्तु की बहुत ज़्यादा इकाइयों का उपभोग किया जाता है उसकी सीमांत उपयोगिता बहुत कम हो जाती है। तो सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है तो फिर जो वस्तु की कीमत भी है वो सीमांत उपयोगिता के अनुसार ही चुकाई जाती है। तो इस वजह से पानी की जो कीमत है वो कम रहती है, लेकिन पानी का जो प्रयोग है वो बहुत ज़्यादा होता है ना। तो जैसे पानी की बहुत ज़्यादा इकाइयों का उपभोग किया जाता है तो उनसे मिलने वाली थोड़ी थोड़ी सीमांत उपयोगिताओं से मिलकर भी कुल उपयोगिता बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इसी प्रकार हीरे की बात करें तो हीरे की पूर्ति बहुत कम होती है, इस वजह से इसकी सीमांत उपयोगिता बहुत ज़्यादा होती है। सीमांत उपयोगिता ज़्यादा होने से हीरे की कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हीरे का जो उपभोग है वो बहुत कम होता है, बहुत कम इकाइयों का उपभोग होता है। तो हीरे की सीमांत उपयोगिता ज़्यादा होते हुए भी इसकी कुल उपयोगिता पानी की तुलना में कम होती है, क्योंकि हीरे की कम इकाइयों का उपभोग होता है और पानी की बहुत ज़्यादा इकाइयों का उपभोग होता है, इसलिए इसकी कुल उपयोगिता ज़्यादा होती है। अब देखते हैं राजकोषीय नीति में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का उपयोग। इसमें यह है कि अगर अमीर व्यक्तियों से कुछ आय लेकर गरीब व्यक्तियों को दे दी जाए तो अमीर व्यक्तियों को होने वाली हानि गरीब व्यक्तियों को होने वाली हानि से होने वाले लाभ से कम होगी। जैसे इसमें ये अपने जो ग्राफ दे रखा है, ये मुद्रा की सीमांत उपयोगिता का ग्राफ है। अब यहाँ पर दे रखी है इनकम, अमीरों की इनकम ज़्यादा है इस लेवल तक और गरीबों की इनकम है इस लेवल तक। अब अगर अमीरों से इतनी आय हम ले लेते हैं, है ना, इतनी आय हमने अमीरों से ले ली, तो इनकी जो सीमांत उपयोगिता की जो हानि होगी, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता की हानि, वो इतनी होगी, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा इनकम है, इसलिए उनकी जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है वो कम है। तो अगर उनसे इनकम हम ले लेते हैं तो उनकी जो हानि है वो इतनी होगी। अब वो इनकम हम अगर गरीबों को दे दें तो उनकी इनकम बढ़कर इतनी हो जाएगी, इस लेवल पर पहुंच जाएगी। तो इससे जो गरीबों के लिए जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है या मुद्रा की कुल उपयोगिता में कितनी वृद्धि होगी, इतनी वृद्धि होगी, यानी कि एक तरीके से इनको इतना लाभ मिलेगा। तो ये जो अमीरों को होने वाली हानि है वो गरीबों को होने वाले लाभ की तुलना में बहुत कम है।
तो इसलिए राजकोषीय नीति में भी इसका उपयोग होता है। फिर आगे देखते हैं कराधान में प्रयोग। तो ये जो अपने राजकोषीय नीति देखी, इसमें हम टैक्स का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम प्रगतिशील कर लगाते हैं, यानी कि जिसकी इनकम ज़्यादा होती है उस पर अपेक्षाकृत ज़्यादा प्रतिशत टैक्स लगाया जाता है, और जिसकी कम इनकम होती है उस पर कम प्रतिशत टैक्स लगाया जाता है। और ये जो राजमान सीमांत उपयोगिता नियम है, ये मांग के नियम का आधार भी है, जो हम आगे देखेंगे मांग वक्र के विश्लेषण में। अब देखते हैं सीमांत उपयोगिता राशि नियम के अपवाद। अपवाद ये है कि अगर वस्तु की इकाई अति सूक्ष्म हो, यानी वस्तु की इकाई अति सूक्ष्म हो तो सीमांत उपयोगिता राशि नियम लागू नहीं होगा। जैसे हमने नमकीन का एग्जाम्पल लिया था, अगर नमकीन का हम एक एक दाना खाते हैं तो हमारी जो सीमांत उपयोगिता है वो घटने के बजाय उल्टी बढ़ जाएगी। इसी प्रकार दुर्लभ व विचित्र वस्तुओं जैसे पुराने सिक्के, चित्र, तो ये जो एंटिक पीस होते हैं इनके लिए भी सीमांत उपयोगिता राशि नियम काम नहीं करती है, क्योंकि ये लोग जितना ज़्यादा इकट्ठा करते हैं इनकी सीमांत उपयोगिता उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। शान और शौकत का प्रदर्शन। तो कोई व्यक्ति होता है जो दिखावे में विश्वास रखता है, अपनी जो शान शौकत है उसको दिखाना चाहता है दुनिया को, यानी विलासिता का जीवन जीना चाहता है, तो उसके लिए फिर सीमांत उपयोगिता राशि नियम काम नहीं करता है, क्योंकि वो सब सामान फिर दिखावे के लिए खरीदा जाता है। मादक वस्तुएं, यानी कि जिनकी लत लग जाती है, उन पर भी सीमांत उपयोगिता राशि नियम काम नहीं करता। जैसे एक शराबी है, वो शराब की एक एक सिप लेता है, तो उससे उसकी सीमांत उपयोगिता घटने के बजाय उल्टा बढ़ते जाती है ना। जब वो पैक बनाता है तो फिर वो आगे से आगे पीता जाता है। ऐसे ही बात करें हम मधुर संगीत की, यानी कि कोई संगीत हमें इतना पसंद हो जिसको हम बार बार सुनते रहते हैं, पूरे दिन सुनते रहते हैं, लेकिन उसका जो सीमांत उपयोगिता है वो घटती नहीं है ना। तो इसमें भी जो सीमांत उपयोगिता राशि नियम है वो फेल हो जाता है। फिर आगे देखते हैं दूसरा नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम। इसे गोसेन का दूसरा नियम कहा जाता है। ठीक है। फिर मार्शल ने सम सीमांत उपयोगिता का नियम दिया। उसने बताया कि यदि एक व्यक्ति के पास एक ऐसी वस्तु है जिसे वह विभिन्न प्रयोगों में ला सकता है, तो वह उस वस्तु को विभिन्न प्रयोगों में इस प्रकार बांटेगा कि प्रत्येक प्रयोग में उसे लगभग समान सीमांत उपयोगिता मिले। यानी कि कोई व्यक्ति है, उसके पास एक ऐसी वस्तु है जिसको वो है अलग अलग काम में ले सकता है ना, अलग अलग प्रयोगों में ले सकता है, तो वह उस वस्तु को इस प्रकार से प्रयोग में लेगा कि सभी प्रयोगों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाए। जैसे उस वस्तु को मान लेते हैं हम, वो वस्तु है मुद्रा। अब मुद्रा को इस प्रकार से खर्च करेगा व्यक्ति कि जिस भी वस्तु पर खर्च कर रहा है उन सभी वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर हो। तो ये किसने बताया? मार्शल ने बताया। यानी कि जैसे एक्स वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता, वाई वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता, जेड वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अब ये कंडीशन कब लागू होती है? जब वस्तुओं की कीमतें समान हो। ठीक है। यह नियम सीमांत उपयोगिता राशि नियम पर आधारित है। जैसे जैसे हम वस्तुओं की उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करते जाते हैं या बढ़ाते हैं, वैसे वैसे उनसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। अतः उपभोक्ता विभिन्न प्रयोगों में सीमांत उपयोगिता की तुलना करता है। जैसी एक सारणी दी हुई है, उपभोक्ता अपना पहला रुपया उस वस्तु पर खर्च करेगा जहां उसे सबसे ज़्यादा सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है। जैसे गेहूं की एक इकाई पर उसने अपना पहला रुपया खर्च किया, फिर उसके बाद जो सीमांत उपयोगिता मिल रही है दूसरी सबसे ज़्यादा वो चावल पर मिल रही है, तो दूसरा रुपया वो चावल पर खर्च करेगा। फिर अगला रुपया वो खर्च करेगा गेहूं पर, क्योंकि गेहूं पर भी ज़्यादा सीमांत उपयोगिता मिल रही है। फिर चौथा रुपया वो खर्च करेगा चीनी पर, क्योंकि चीनी पर अब इसके बाद जो सबसे ज़्यादा है वो चीनी पर मिल रही है। फिर ऐसे ही 5 रुपया खर्च करेगा चावल पर, फिर गेहूं पर। इस प्रकार जहाँ सबसे ज़्यादा सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है वहाँ अपना रुपया खर्च करता जाएगा, और लास्ट में सब वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिताओं क्या रखेगा? बराबर रखेगा। तो मान लीजिए कि उपभोक्ता की जो आय है वो 10 रुपये है,
तो ये 10 रुपये इसने इन पूरी जो तीनों वस्तुएं हैं इनकी इकाइयों पर खर्च कर दिए और इस प्रकार से खर्च किए कि तीनों वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिताएं बराबर रहें। अब आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इसमें कुछ चेंजेस किए, इसको अनुपातिकता का नियम बनाया। उपभोक्ता अपनी मौद्रिक आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार वितरित करेगा कि प्रत्येक वस्तु पर व्यय किए गए अंतिम रुपये से प्राप्त उपयोगिता समान हो जाए, अर्थात प्रत्येक वस्तु पर खर्च की गई मुद्रा से प्राप्त सीमांत उपयोगिता समान हो जाए। यानी कि जो आधुनिक अर्थशास्त्री उन्होंने क्या बताया कि उपभोक्ता अपनी मौद्रिक आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करेगा कि जो अंतिम रुपया जो वस्तु पर खर्च हुआ है उस अंतिम रुपये से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता सबकी बराबर हो। जैसे 3 वस्तुएं हैं, उदाहरण में देखते हैं अपन। 3 वस्तुएं हैं, गेहूं, चावल और चीनी। तो गेहूं पर जब जो रुपया खर्च किया उसने अंतिम रुपया जो खर्च किया उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता, चावल पर खर्च किए गए अंतिम रुपये से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और चीनी से मिलने वाले अंतिम रुपये पर मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए। तो ये बराबर कैसे होगी देखते हैं। देखो अंतिम रुपये से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता को कैसे ज्ञात करें हम। तो मान लीजिए कोई वस्तु है, उस वस्तु की एक इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता mu है ना, और अब उस एक इकाई की प्राइस अपन मान लेते हैं px, यानी कि इतने रुपए में px रुपए में अपने को सीमांत उपयोगिता कितनी मिल रही है, इतनी, या mux रुपये मिल रही है। ठीक है, तो अब px कीमत पर तो हमें मिल रही है mux सीमांत उपयोगिता, तो 1 रुपये पर कितनी मिलेगी, mux बटा px। ठीक है, इसको अलग एग्जांपल से लें। जैसे मान लीजिए 10 रुपये कीमत वाली कोई वस्तु है, उससे हमें सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है 20 यूटिल्स। ठीक है, 10 रुपये से मिल रही है कितनी, 20 यूटिल्स। तो 1 रुपये से कितनी मिलेगी, 20/10 है ना, यानी कि 2 यूटिल्स। यानी 1 रुपये से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कितनी होगी, 2 यूटिल्स। तो ये इसका फॉर्मूला दे रखा है। एक वस्तु पर खर्च किए गए मौद्रिक खर्च से प्राप्त सीमांत उपयोगिता, यानी कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, वस्तु की अतिरिक्त इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता बटा वस्तु की कीमत। अतः उपभोक्ता अपनी मौद्रिक आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करेगा कि विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिता तथा उनकी कीमतों के अनुपात समान हो जाए। यानी कि इसमें क्या था कि सभी वस्तुओं पर खर्च किए गए अंतिम रुपये से प्राप्त सीमांत उपयोगिताएं बराबर होनी चाहिए। तो जैसे x वस्तु पर खर्च किए गए अंतिम रुपये से प्राप्त सीमांत उपयोगिता निकालनी हो, तो x वस्तु की कीमत से कितनी सीमांत उपयोगिता मिल रही है, mux। तो 1 रुपये पर x वस्तु से कितनी सीमांत उपयोगिता मिल रही है अपने को, mux बटा px। इसी प्रकार y वस्तु के लिए कितनी मिलेगी अपने को, y वस्तु पर जो अंतिम रुपया खर्च किया गया है उससे कितनी मिलेगी, muy बटा py। और जो z वस्तु है उस पर अंतिम रुपये से खर्च की गई सीमांत उपयोगिता, अंतिम रुपये पर मिली गई सीमांत उपयोगिता कितनी होगी, muz बटा pz। परिभाषा के अनुसार ये जितनी भी वस्तुओं पर अपना अंतिम रुपया खर्च कर रहे हैं उनसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिताएं बराबर होनी चाहिए। यानी कि ये जो mux अपॉन px है ये किसके बराबर होनी चाहिए, muy अपॉन py। अगर तीसरी भी वस्तु है तो वो muz बटा pz के बराबर होना चाहिए। और ये सब किसके बराबर हैं, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के, यानी कि जो वस्तु पर खर्च किया गया अंतिम रुपया है उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता के बराबर हैं। और इसकी दूसरी शर्त क्या है कि उपभोक्ता है वो अपनी समस्त आय उन वस्तुओं पर खर्च कर दे। यानी कि जैसे 2 वस्तुएं हैं तो ये वस्तु की कीमत, ये वस्तु की मात्रा, यानी कि ये हो गया x वस्तु पर किया गया खर्च और ये y वस्तु पर किया गया खर्च, ये किसके बराबर है, उपभोक्ता की
आय के बराबर है। अब देखते हैं उपभोक्ता संतुलन की शर्तें। तो सबसे पहले जब वस्तुओं की कीमतें क्या हो, आपस में समान हो, है ना। मान लीजिए दो वस्तुएं और उनकी कीमतें आपस में समान है, तब उपभोक्ता कब संतुलन में होगा, जब उन वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिताएं आपस में क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, है ना। और जो उपभोक्ता है वो अपनी समस्त आय उन दोनों वस्तुओं पर खर्च करता हो। तो ये होगी उपभोक्ता संतुलन की शर्त, जब कीमतें समान दी हुई हों, यानी Px बराबर हो Py के। दूसरी स्थिति में उपभोक्ता संतुलन, जब कीमतें असमान हो, तब उपभोक्ता कब संतुलन में होगा, Mux/Px, यानी कि x वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता का x वस्तु की कीमत के साथ अनुपात बराबर हो y वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बटा y वस्तु की कीमत के। और दूसरी शर्त क्या हो कि जो दोनों वस्तुओं पर किया गया खर्च है वो इनकम के बराबर हो, यानी ये x वस्तु पर किया गया खर्च, ये y वस्तु पर किया गया खर्च जो बराबर है किसके, आय के। तो ये क्या है, उपभोक्ता संतुलन की शर्त है। अब मान लीजिए एक ही वस्तु का उपभोग किया जाता है, तो उस स्थिति में उपभोक्ता संतुलन क्या होगा कि उपभोक्ता संतुलन पर कहाँ होगा, जहाँ वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता वस्तु की कीमत के बराबर हो जाए, यानी कि उपभोक्ता वस्तु की उतनी इकाई खरीदेगा जिस पर वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता उस वस्तु की कीमत के बराबर हो जाए। तो ये क्या हो गया, उपभोक्ता संतुलन, जब एक वस्तु का उपभोग किया गया हो। अब देखते हैं समसीमांत उपयोगिता नियम के कुछ अन्य नाम हैं। इसको प्रतिस्थापन का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, कम उपयोगिता वाली वस्तु के स्थान पर अधिक उपयोगिता वाली वस्तु को प्रतिस्थापित किया जाता है। जैसे इसमें देखें हम, यहाँ पर देखो हमने सबसे पहले किसको लिया है, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त हो रही है, फिर दूसरे नंबर पर उससे कम जो सबसे ज़्यादा उपयोगिता है मिल रही है उसको लिया है, यानी कि हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं किसको, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है, इसलिए इसको प्रतिस्थापन का नियम भी कहा जाता है। अगला है व्यय का सिद्धांत। व्यय में उचित ढंग अपनाने के कारण, क्योंकि इसमें उपभोक्ता अपना जो रुपये है वो उसको इस प्रकार खर्च करता है कि जो रुपये से मिलने वाली सीमांत उपयोगिताएं वो आपस में बराबर हो जाए, यानी कि खर्च करने का वो एक उचित ढंग अपनाता है। अधिकतम संतुष्टि का नियम, यानी कि समसीमांत उपयोगिता नियम की वजह से उपभोक्ता अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर लेता है, इस कारण इसको क्या कहते हैं, अधिकतम संतुष्टि का नियम, यानी कि सभी वस्तुओं के उपभोग में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर लेता है। मितव्ययता का नियम, इसमें क्या होता है कि उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है, इस वजह से उपभोक्ता फिजूल खर्ची नहीं करता है, यानी कि मितव्ययता को अपनाता है। इसको उपभोग का नियम भी कहा जाता है, यानी कि उपभोग के क्षेत्र में प्रत्येक उपभोक्ता में इस नियम के पालन की प्रवृत्ति के कारण, यानी कि जो भी उपभोक्ता हैं वो समसीमांत उपयोगिता नियम का पालन करता है उपभोग करने के लिए। फिर है इसको आनुपातिकता का नियम कहा जाता है, क्योंकि इसमें वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और उस वस्तु की कीमत के अनुपात को बराबर किया जाता है, यानी जितनी भी वस्तुओं का उपभोग किया जा रहा है उन वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और उन वस्तुओं की कीमतों के अनुपात को आपस में बराबर किया जाता है, यानी कि इसलिए इसको क्या कहते हैं, अनुपातिकता का नियम कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण। अब आगे देखेंगे हम मांग वक्र विश्लेषण नेक्स्ट क्लास में। एक बात और बता दूं कि जो समसीमांत उपयोगिता नियम है इसके अंदर उपभोक्ता को पूर्ण संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है, पूर्ण संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संतुष्टि प्राप्त कब होती है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाए। तो ये कंडीशन सिर्फ एक वस्तु के उपभोग पर ही लागू हो सकती है। जब हम दो या दो से अधिक वस्तु का उपभोग करते हैं तब पूर्ण संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है और हमें क्या प्राप्त होती है, अधिकतम संतुष्टि, यानी कि हम अधिक से अधिक संतुष्टि जितनी प्राप्त कर सकते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन पूर्ण संतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है।